अगर आपका जीएस फाउंडेशन का कोर्स अप्रैल के महीने तक चल रहा है और आखिरी के महीनों में 2 से 3 क्लासेस पैरेलली चल रही है, तो there's a very logical question ना that how you're going to write the pre of that year. Most foundation program mainly focus prelims examination. Rather, good foundation program should focus both prelims and mains examination in the form of coverage of the static, dynamic and applied part. We finish the course at least 100 days before the pre of that year. आज आपको ये भी याद रखना है कि जो फैंटास्मागोरिया जो सोशल मीडिया का मायाजाल है उससे भी आपको बचना है ताकि आपका प्रिपरेशन सही दिशा में चल सके। Let's do a foundation that works for you. Clear direction. टाइमली डिलीवरी। Strong foundation. हेलो एवरीवन, मेरा नाम युक्ति पांडे है। मैंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 173rd रैंक प्राप्त की है। आज मैं आप सबके साथ अपने यूपीएससी जर्नी के बारे में और जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है, अप्रोच रही है इस एग्ज़ाम को लेकर के, वो शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर डूइंग दैट, मैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी। मैंने 2019 में बीटेक कंप्यूटर साइंस ब्रांच से एचबीटीआई कानपुर से पास आउट किया था। उसके बाद मैंने 2 साल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है इन सैमसंग बैंगलोर एंड 2021 में मैंने जॉब क्विट करने के बाद फिर सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट की थी। इस जर्नी के दौरान 2023 के यूपी पीसीएस एग्ज़ाम से मेरा सिलेक्शन हुआ था और अभी मैं डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर गौतम बुद्ध नगर में कार्यरत हूँ। इस वर्ष यूपीएससी में मेरा चयन हुआ है और इस एग्ज़ाम को लेकर के जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है प्रीलिम्स, मेंस और पर्टिकुलरली ऑप्शनल को लेकर के, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंटली प्रीलिम्स को लेकर के मैं देख रही हूँ कि जो आजकल ये ट्रेंड हो गया है, इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली मोर डिफ़िकल्ट फॉर एस्पिरेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट स्टक एट दिस स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम इटसेल्फ। काफ़ी लोग जो मेंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रीलिम्स ही एक रोड ब्लॉक बन जाता है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल मार्क्स में जुड़ते नहीं हैं, तो एस्पिरेंट्स टेक प्रीलिम्स वेरी लाइटली, उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते हैं, अपनी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं करते हैं, टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाता। क्योंकि मैंने बैक टू बैक तीनों साल में 2022, 23, 24 तीनों में ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रीलिम्स को लेकर के मेरा बहुत ही ज़्यादा मेरी जो प्रिपरेशन पर फोकस था वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही सबसे ज़्यादा रहा है। अनलाइक अदर एस्पिरेंट्स जो हो सकता है 2 या 3 महीने ही प्रीलिम्स को डिवोट करते होंगे, मैंने 5 से 6 महीने प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही तैयारी करी। तो अगर आप 2026 का यूपीएससी टारगेट कर रहे हैं, प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो अभी इन केस आप अभी से स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन करना, तो जुलाई चल रहा है, जुलाई से दिसंबर आप प्रीलिम्स प्लस मेंस की अच्छे से तैयारी करें। लेकिन जनवरी के ऑनवर्ड्स, मिड जनवरी ऑनवर्ड्स एटलीस्ट आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड फोकस हो जाना चाहिए। और अब अप्रोच कैसे करना है प्रीलिम्स के स्टेज को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं GS1 की पेपर की बात करूं, तो आपको सबसे पहले तो देखना है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्या ट्रेंड्स रहे। कम से कम 10 साल के जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करें। और एनालाइज ऐसे नहीं कि एक साथ बैठ गए, लगा लिए, देख लिए, वो उतना अच्छे से याद नहीं रहेगा। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ाई कर रहे हैं, आप उस टॉपिक के बाद, फॉर एग्जांपल आप नितिन सिंघानिया से आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स कर रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर करने के बाद उसमें अगले ही नेक्स्ट पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उसी पर्टिकुलर टॉपिक से आए हो उसको तैयार कर सकते हैं। तो टॉपिक वाइज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है, साथ में यू आर ऑल्सो गेटिंग टू अंडरस्टैंड कि what is the expectation of UPSC and what are the hot topics in UPSC which often times repeated directly or indirectly in the एग्जामिनेशन। तो आपको इस तरीके से PYQs कवर करने हैं। साथ ही में ये भी ध्यान देना है कि PYQs को कवर करते टाइम जो ऑप्शन सही है वो भी पढ़े और जो ऑप्शन गलत है बाकी तीनों पर भी, उसको भी गूगल पर सर्च करके उसके बारे में भी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लगते हैं वो पढ़ें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है उन्हीं ऑप्शन से अगले साल अगला क्वेश्चन आ जाता है, तो वो होलिस्टिकली PYQs को जो है कंप्लीट करना चाहिए। और हर सब्जेक्ट का इसी तरह से लेकर के चलें, टॉपिक वाइज जो पढ़ते जाएं उसके PYQs लगाएं, रिविजन होता रहता है और इस तरीके से आप अपना आगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट आपके वो कवर हो जाते हैं। इसके बाद प्रीलिम्स के लिए जो आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए मैंने भी लक्ष्मीकांत फॉलो की थी, इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS की जो बुक थी वो फॉलो की थी, बाकी तो करंट अफेयर्स ही मोस्टली पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट में। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया थी और जो इकोनॉमिक्स हो गया वो सब मैंने बुक से नहीं पढ़ा था, वो बाईजूस का मैंने ऑनलाइन टैबलेट कोर्स लिया था, तो वो मैंने उससे कवर किया था। ठीक
ठीक है, प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स जो है मैंने तो कभी नोट्स नहीं बनाए, स्टैटिक टॉपिक्स के प्रीलिम्स ओरिएंटेड नोट्स कभी नहीं बनाए, और करंट अफेयर्स के भी नहीं, मेंस ओरिएंटेड जो मेजर इश्यूज़ हैं उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। लेकिन करंट अफेयर्स के कुछ एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, जो डेली करंट अफेयर उनके भी नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो टाइम आप सेव कर सकते हैं क्योंकि वीकली, मंथली और ईयरली मैगजीन्स अवेलेबल हैं। तो वो नोट्स बनाने की जगह आप बार बार उसको रिवाइज़ करें। और रिवीजन का एक तरीका ये भी है कि आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। मेरा प्रीलिम्स का स्कोर हमेशा कट ऑफ से काफ़ी ऊपर ही रहा है। उसका एक फैक्ट ये भी है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाए थे। मिनिमम 25 से 30 लगाने हैं, ये मिनिमम बता रही हूँ, मैंने इससे बहुत ज़्यादा लगाए थे, लेकिन एटलीस्ट इतना तो करना ही है। और टेस्ट सीरीज़ लगाएं तो उससे आपका एक तरह से रिविज़न भी हो रहा है, आपको अपनी एक्यूरेसी भी पता चल रही है, और ये भी पता चल रही है कि मेरा प्रिपरेशन किस लेवल का है, मुझे मेरी वीकनेसेस क्या है, किस पर काम करना है, और मैं एक्चुअली में कितना गैस वर्क करूँगा, कितना करूँगी गैस वर्क कि मेरा सही जाएगा, और कितना नेगेटिव होगा तो फाइनली मेरा कितना आएगा। वो 1 या 2 पेपर से आपको नहीं पता चलेगा, उसके लिए कई पेपर्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो वो प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आप टेस्ट सीरीज़ चाहे कोई सी भी ले लें। मैंने प्रीलिम्स के लिए विजन IAS की टेस्ट सीरीज़ फॉलो की थी, और अनअकैडमी की भी मैंने लिया था, तो वो टेस्ट सीरीज़ मैंने लगाई थी। बाकी जो भी मुझे फ्री आप डालोगे, फ्री UPSC मटेरियल यूट्यूब पे भी आपको या गूगल पे डालोगे तो आपको काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ मिल जाती हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं, और आपको रिवीजन करने में भी कभी कभी नहीं मन कर रहा है तो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू रिवीजन हो जाता है। उसमें पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक मेरा अच्छे से तैयार है तो उसको दोबारा नहीं पढ़ना है, और कौन सा नहीं है उसको हमें ज़्यादा टाइम देना है। तो इस तरीके से प्रीलिम्स का मतलब अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिवीजन, इनसे आपका प्रीलिम्स अच्छे से हो जाएगा। सीसेट के लिए भी जिन लोगों का वीक है, सीसेट में मुझे ज़्यादा चैलेंजेस नहीं लगे क्योंकि मेरा थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मैथमेटिक्स मेरे लिए इतना इशू नहीं था। लेकिन जिनको चैलेंजेस हैं वो एनालाइज करें कि उनके कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो वीक हैं, उन पर वो वर्क करें और उसको भी इम्पॉर्टेंस दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि GS 1 में आप अच्छा स्कोर कर लेते हो लेकिन सीसेट की वजह से प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। तो जिनका सीसेट वीकनेस है वो पर्टिकुलरली ध्यान दें सीसेट के एग्ज़ाम पर भी। तो बात करते हैं मेंस की प्रिपरेशन की। तो मेंस में मेरा जो ऑप्शनल था, अगर मैं ऑप्शनल की बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस था। हालांकि मेरा इनिशियल ऑप्शनल PSIR नहीं था। जब मैंने 2022 में फ़र्स्ट टाइम मेंस लिखा था तो मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था। तो उसमें थोड़ा मुझे ये इशू हुआ कि चीज़ें जो उसमें आंसर अगर एक बार आप गलत कर देते हो तो यू वॉन्ट गेट द स्पेस टू राइट द करेक्ट आंसर अगेन इवन इफ़ यू नो द आंसर। तो वो इशू था, इस वजह से मैंने देखा और भी चीज़ें थी तो मैंने उसको चेंज करके मैंने स्विच किया पॉलिटिकल साइंस। सो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था ऑप्शनल को एक्सटेंसिवली बुक्स से डीपली प्रिपेयर करने का। तो मैंने रिलाई किया शुभ्रा रंजन मैम के जो नोट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, जो आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में, तो आप वो ले सकते हो। तो बेसिकली मेरे जो ऑप्शनल के फंडामेंटल्स थे वो मैम के नोट्स से कवर हुए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसको पूरा कवर करने के बाद एक बार मैंने क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में है और बहुत लेंथी है, तो जब रिवीजन करना होता है तो हमें शॉर्ट नोट्स चाहिए। उसके लिए भी मेरे पास इतना नहीं था वक्त कि मैं खुद के नोट्स बनाती। तो उत्कर्ष द्विवेदी सर के ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल हैं UPSC टॉपर, उनके आपको एवरनोट पे नोट्स मिल जाएंगे और उसको फॉलो कर सकते हैं। वो काफ़ी क्रिस्प फॉर्म में अवेलेबल हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, एंड दैट विल हेल्प यू टू रिप्रोड्यूस द आंसर इन दी actual means examination and as well as they are very important for quick revision also because मैम का जो नोट्स है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, आप उससे रिवाइज नहीं कर सकते कम टाइम में। तो वो जो उत्कर्ष द्विवेदी सर के नोट्स हैं आप उसको फॉलो करके क्विक रिविजन भी कर सकते हो। तो मेजर मेरा PSIR का यही 2 सोर्सेज रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पेपर 2 होता है जो उसमें करेंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसके लिए मैंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के आर्टिकल्स फॉलो करे। द प्रिंट के जो कट द क्लटर के एपिसोड्स होते हैं यूट्यूब पर अवेलेबल हैं वो फॉलो करे। जियो पॉलिटिक्स के लिए मैंने फर्स्ट पोस्ट यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो किया, वेंटेज जो शो आता है उसको देखा। और उसके अलावा जो भी द हिंदू एनालिसिस और इंडियन एक्सप्रेस में इंटरनेशनल रिलेशन से जो भी कंटेंट होता था उसको मैं अपना ऐड करते जाती थी। रही बात आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस की, तो चूँकि मेरे पास टाइम की कमी थी
क्योंकि मैंने ऑप्शनल इन बिटवीन स्विच किया था, तो मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं कर पाई थी ऑप्शनल की। लेकिन हाँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं ऑप्शनल के PSIR के, वो मैंने देखे थे और उनमें से मैंने थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग अपनी स्पीड इन्हांस करने के लिए किया था। लेकिन आपके पास अगर टाइम हो तो अच्छे से आंसर राइटिंग करें, ताकि एग्ज़ाम में जब भी आप कोई भी पेपर हो, ऑप्शनल या फिर GS का पेपर हो, आप ये कोशिश करें कि आपका कोई भी आंसर छूटे ना, एटलीस्ट आप उसमें कुछ ना कुछ लिख करके ज़रूर आएँ। तो वो चीज़ है। और एथिक्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो एथिक्स में मैंने सिलेबस का जो UPSC का सिलेबस है, पॉइंट बाय पॉइंट जितने टॉपिक है उनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं उसमें शॉर्ट नोट्स और कुछ एग्जाम्पल्स जो सिविल सर्वेंट्स के हैं, केस स्टडीज़ हैं, आप उनको पॉइंट आउट कर सकते हो अपना कंटेंट इन्हेंस करने के लिए, तो वो किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस के लिए अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरी 2023 में UPPCS में सिलेक्शन हो गया था, तो मेरी यहाँ 2024 से मैं जॉब कर रही थी, तो मुझे उतना ज़्यादा टाइम फुल टाइम नहीं मिल रहा था, बट मेरा प्रिपरेशन उससे 2 साल पहले से था। सो आई रिलाइड ऑन माई एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज दैट आई हैड। तो कोई रिसोर्सेज मैंने ऐड नहीं किए, बट टाइम थोड़ा मैनेज किया। सो आई वुड डेडिकेट वट एवर टाइम आई कुड फाइंड इन द मॉर्निंग बिफोर ऑफिस और आफ्टर ऑफिस इन द इवनिंग। सो एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स व्हेन आई एम वर्किंग मैंने दिए। आप लोग अगर फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो कम से कम 8 से 10 से 11-12 घंटा आप जितना भी मैक्सिमम दे सकते हो, बट मेक श्योर जो टाइम आप दे रहे हो वो आपका प्रोडक्टिव टाइम हो, ज़बरदस्ती का ना हो। आप जितने टाइम भी कम भी पढ़ो लेकिन उतना इफ़ेक्टिव पढ़ो। मैंने इस तरह से किया था, जब मेंस का मैं फुल टाइम करती थी तो मैं ऐसा बना लिया था कि जो मेरा लंच से पहले का टाइम है उसमें मैं ऑप्शनल को जितना हो सकता है कवर करती थी, और आंसर राइटिंग का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो सकता है तो वो कर लेती थी। और लंच के बाद के टाइम में मैं बाकी के जो GS पेपर्स हैं उनको देखती थी। और जॉब के साथ ऐसा था तो टाइम कम था, तो मैं ऑफिस आने से पहले सुबह सुबह ऑप्शनल का देखती थी और ऑफिस जाने के बाद में फिर जनरल स्टडीज़ को कवर करती थी। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, आपका जैसा शेड्यूल हो उस हिसाब से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा दे सकते हैं और अच्छी बात है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम सेविंग कुछ टेक्निक्स जो मैं बताना चाहूँ आपके प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए। मोस्टली तो प्रीलिम्स में ही आपको काम आएगी, क्योंकि उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके कुछ पेजर नोट्स खुद बना लें तो अच्छा है, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल है UPSC के, उसमें आपको लक्ष्मीकांत का हर चैप्टर के पेजर नोट्स मिल जाते हैं, तो उसमें क्विक रिवीजन हो जाता है एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले, आप उनसे रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा आप निमोनिक्स बना सकते हो। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम वैसे अगर याद करेंगे तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उनके निमोनिक्स आप कर सकते हो। उसके लिए आप यूट्यूब पर जा कर के बायजूस IMF जब फॉलो करती थी तब उनका निमोनिक्स की एक सीरीज़ आई थी, माइंड मैप्स एंड निमोनिक्स, क्या वो सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, तो उससे भी आपका काफ़ी टाइम बचेगा एग्ज़ाम में। अब आते हैं इंटरव्यू स्टेज पर। तो इंटरव्यू स्टेज जो थी उसमें मैं यही सब एस्पिरेंट को सजेस्ट करूँगी कि आप जो अपना डेफ भरते हो आफ्टर मेंस एग्जामिनेशन, जो डेफ 2 होता है, उसमें आप जो भी चीज़ें भर रहे हो बहुत सोच समझ करके, आपकी जो हॉबीज़ हैं, आप जो भी अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस जो भी डाल रहे हो, आपको उसके बारे में इन डेप्थ सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए आप बहुत ज़्यादा कुछ ना डालें। अगर आप हॉबीज़ भी डालते हैं तो आई थिंक 2 से ज़्यादा ना ही डालें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डाल रहे हो तो आप अपना और ज़्यादा डोमेन बढ़ा रहे हो, जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या तो फिर आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि आप सब कुछ बता सको, अदरवाइज़ आप कम रखने की कोशिश करो और उसे इफ़ेक्टिवली हर एंगल से प्रिपेयर करने की कोशिश करो। डेफ अपना बहुत अच्छे से तैयार करना है, अपना होम टाउन, आपके बारे में जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा हो, ग्रेजुएशन जहाँ से किया वो सब अच्छे से तैयार करें। और अगर आप मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपकी उतना कॉन्फिडेंस से नहीं हो पाती है, तो आप जा सकते हैं। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा पर्सनल इमरजेंसी भी थी, तो मैंने इस बार कोई मॉक इंटरव्यूज़ दिए नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरा स्कोर 206 था इंटरव्यू में, तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर, ऑफ द हाईएस्ट स्कोर ही है। तो ऐसा नहीं है जो किसी भी वजह से, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, वो नहीं दे पा रहे हैं अगर मॉक, तो उसमें वो ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा प्री रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप दें, मैं मना भी नहीं करूँगी, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना डेफ को होलिस्टिकली प्रिपेयर करें।
आप इसके लिए आजकल के AI टूल्स ChatGPT वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। आप अपना डाल दीजिए मेरा ये कंटेंट है, इस ये पॉइंटर्स हैं, आप इस पर एंटिसिपेट करवाइए क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, तो आप उसका यूज़ करके इस तरीके से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप अकेले में बोल करके कि मैं किस तरह से मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ बोर्ड के साथ, वो उस तरह से प्रैक्टिस की जा सकती है। तो ये 3 स्टेज को आप इस तरह कर सकते हैं। एंड इंटरव्यू में आप अक्सर ऐसा भी सिचुएशन में आप आ सकते हो जहाँ किसी बोर्ड मेंबर के किसी क्वेश्चन का आपके पास जवाब ना हो। मैंने भी दिया था, एक आध क्वेश्चन ऐसा आया था पिछले साल भी और इस साल भी, जो मुझे बिल्कुल जिसका आइडिया नहीं था। तो उस केस में आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, ब्लफ नहीं करना है कि मुझे पता है, याद नहीं आ रहा है, या फिर मैंने पढ़ा है, मुझे ऐसा नहीं करना है। आपको बता देना है कि सर मुझे इसके बारे में नहीं पता है, ऑनेस्ट रहना है। और बोर्ड मेंबर्स यही चीज़ आपका टेस्ट भी करते हैं। इनफैक्ट दे डोंट लाइक द कैंडिडेट हु यूज्ड टू से सर आई एम जस्ट नॉट रिकॉलिंग एट दिस मोमेंट। तो वो उनको भी समझ में आता है कि ये थोड़ा सा रटा रटाया आपका आंसर है। तो आप थोड़ा अपनी रॉ पर्सनैलिटी को दिखाएं, वो वही जज करते हैं। तो मेरे साथ दोनों ही, पिछले साल भी जब मैंने इंटरव्यू स्टेज तक मैं 2023 वाले में भी पहुंची थी, तो वहाँ पे भी मुझे 200 मिला था इंटरव्यू में तब। और तब भी एक आध क्वेश्चन में मैंने बोला था कि सर आई डोंट नो, आई एम हियरिंग दिस टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो वो चीज़ आप बोल सकते हो। तो आपको बस ऑनेस्ट रहना है उस केस में। तो एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूँगी कि ये जो एग्ज़ाम है UPSC अपने आप में एक जर्नी है, और इसमें हो सकता है कि आपका 1-2 बार में नहीं भी हो रहा हो, आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा हो। तो सो डोंट बी डिसहार्टेंड बाय द फेलियर्स। आप ये याद रखिए कि जो आज टॉपर्स भी हैं वो भी कभी ना कभी फेलियर्स का सामना किए हैं। तो वो भी एक तरीके की लर्निंग एक्सपीरियंस ही होता है जो आपको सिखाता है, आप उस पर काम करते हो और आगे आपको सक्सेस मिलती है। बट आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने जो एफर्ट्स हैं उसमें आप कंसिस्टेंट हो, आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। बाकी अभी अगर कुछ चीज़ें नहीं भी वर्कआउट कर रही हैं तो आई थिंक थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस व्हेन इट इज़ योर टाइम। सो वेट फॉर योर टाइम। अनलाइक अदर एग्जामिनेशन, UPSC भी एक एग्जामिनेशन ही है, इसको एग्ज़ाम की तरह ही लें। आई नो जो अपने आप को इन्वेस्ट करता है, कई साल इन्वेस्ट करता है इस प्रिपरेशन में, उसके लिए एग्ज़ाम लार्जर देन लाइफ हो जाता है। बट ऐसा नहीं करना है। अपनी मेंटल पीस को भी इम्पोर्टेंस देनी है, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है और उसके साथ बस मेहनत से लगे रहना है। और एग्ज़ाम में होता है, अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो भी आप इतना कुछ सीख लोगे कि आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अपनी किसी भी फील्ड में आप कर सकते हो। और अब तो UPSC ने भी जो लोग इंटरव्यू स्टेज तक जाकर के इवेंचुअली नहीं सेलेक्ट हो पाते उनके लिए प्रतिभा सेतु एक प्रोग्राम लॉन्च भी किया है, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। बट अदरवाइज़ भी आप किसी और फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, तो उसमें डिसहार्टेंड ना हो। फेलियर्स इज़ अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो अपने मेहनत में बस ऑनेस्ट रहें और एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही ट्रीट करें। प्रीलिम्स में रिवीजन के टाइम पर जो करंट अफेयर्स का होता है वो मैगज़ीन तो मैंने फॉलो की थी, विजन IAS वगैरह की, और साथ में मैंने क्रैश कोर्स भी फॉलो किया। अनअकैडमी IAS का हर साल चलता है, पहले बाईजूस हुआ करता था, कॉन्कर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, तो वो ज़रूर फॉलो कर लें। उसमें वो लोग स्टैटिक जो टॉपिक्स हैं उनका भी रिविज़न कराते हैं और जो करंट अफेयर्स के टॉपिक है उनका भी रिविज़न कराते हैं। तो वो भी उससे काफ़ी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं प्रीलिम्स में, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा था, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेंस के लिए जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी वो फोरम की ली थी इस साल, और अनअकैडमी की भी मैंने मेंस गाइडेंस प्रोग्राम से, मतलब लगाए तो नहीं थे सारे टेस्ट बट मैंने उसको भी एनालाइज़ किया था। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो भी टेस्ट सीरीज़ आपको सूटेबल लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि वेदर कोचिंग इज़ एसेंशियल फॉर UPSC, तो आई थिंक एसेंशियल नहीं कह सकते हैं। आप बिना कोचिंग के भी देखोगे कई सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही एग्जामिनेशन क्लियर किया है। कोचिंग की ज़रूरत, हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक ठाक है, आपको अपना समय बचाना है खुद से रिसर्च करने में कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से टॉपिक्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तो आप डेफिनेटली कोचिंग का हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमिक जो भी आपकी कंडीशन उस वजह से नहीं कर सकते, या आप दिल्ली नहीं आ सकते, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं है। जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते वो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज आर मच मोर चीपर, अफोर्डेबल, आपका वहाँ का रहने का भी कॉस्ट चला जाता है, आप घर से रह करके तैयारी कर सकते हो। मैंने भी ऑनलाइन ही किया था, तो वो भी है। और अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी नहीं लेना चाह रहे हो तो फिर आपको अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो आपको पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के UPSC के सिलेबस को हर पेपर के पॉइंट टू पॉइंट कवर करके और उसके खुद
से नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप अवेलेबल जो मटेरियल है, अवेलेबिलिटी उसकी कोई कमी नहीं है, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल है वो यूट्यूब पर भी और ऑनलाइन गूगल पर भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन फिर वो आपकी मेहनत खुद की रहेगी कि आप किस तरीके से उसको कंपाइल करके अपने नोट्स बनाते हो, क्योंकि कोचिंग वाला काम जो है वो आपको खुद को करना पड़ेगा। तो बिना कोचिंग के पॉसिबल है, बट आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं होता है कि यूपीएससी में आपको बहुत ज़्यादा मतलब 20 घंटे 24 घंटे लोग ऐसे बोलते हैं इतना पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा, आप जब भी पढ़ें आपको उस टाइम पर आपका माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रोडक्टिविटी उस समय पीक पर होनी चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चीज़ मायने रखती है। आपका सुबह का टाइम अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो नए नए टॉपिक्स, तो आप सुबह पढ़ो। अगर आपका रात लेट नाइट वाला है कि आप शांति में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, आप तब पढ़ो। ज़रूरी नहीं आप पूरे टाइम में आपको हर समय पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। आप हर समय पढ़ोगे तो वो आपको याद भी नहीं रहेगा। तो इसलिए आप अपने हिसाब से टाइम निकाल करके, और कब आपका किस तरीके, मतलब कुछ ऐसा टाइम होता है जब हम उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते, तो उस टाइम पर आप जो पढ़ाए टॉपिक है उनको रिवाइज कर लो, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब आपको एकदम फ्रेश माइंड है तो आप कोई नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो जिसको आपको अच्छे से समझना है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उस तरह से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। सो एट लास्ट आई वुड लाइक to thank Delhi Knowledge Trek for giving me this opportunity to share my UPSC journey and my strategies to aspirants, and I hope this will be beneficial. Thank you.